पॉलिटिकल साइंस के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला में प्रश्न नंबर 31 से शुरू करते हैं। प्रश्न है, नक्शे फरियादी दस्त ए सबा जिंदानामा किसकी कविता संग्रह है। ये तीनों कविता संग्रह हैं फैज अहमद फैज के। नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा, जिंदानामा, ये तीनों कविता संग्रह किसकी है? फैज अहमद फैज की। बात करें सेकंड ऑप्शन की, अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसके शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अमृता प्रीतम ने नागमणि नामक पत्रिका का संपादन किया था। जवाहरलाल नेहरू तो कहीं से इसका आंसर नहीं बनता। प्रश्न अगला है, पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासुर बन जाएगा जो पूरी राज व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर दे। तो इस यहाँ से दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि किसके हितों की बात इसमें की गई है, तो अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है। और ये बात लिखी किसने है? उपरोक्त कथन किस नेता द्वारा लिखे गए? तो उपरोक्त कथन किस नेता द्वारा लिखे गए हैं? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ये लिखे गए हैं, ध्यान देना इसमें। ऑप्शन 2 है महात्मा गांधी। दिक्कत आएगी तो शायद महात्मा गांधी के साथ आएगी। जी नहीं, महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखे गए पत्र में ये बातें लिखी थी। आगे, सबसे पहले किस देसी रियासत के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी? तो किस देसी रियासत ने ऐसा किया था? त्रावणकोर पहली देसी रियासत थी जिसने स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी थी। हैदराबाद उसके बाद दूसरे नंबर की देसी रियासत थी जिसने स्वतंत्रता की बात की थी। भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ के नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से मना किया था, ध्यान देना। अब बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में तो यहाँ के राजा का नाम पता होना चाहिए। राजा का नाम क्या था? हरि सिंह था विलय के समय। और जम्मू कश्मीर को लेकर एक विशेष अनुच्छेद है आर्टिकल 370, जिसमें उनको विशेष छूटें दी गई जम्मू कश्मीर को, जो बाद में मोदी सरकार ने इसको हटा दिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देसी रजवाड़ों के विलय या भारतीय संघ में विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछा है देसी रजवाड़ों को लेकर। देसी रजवाड़ों की अगर हम बात करें, जिन्हें हम देसी रियासत भी कहते हैं, कुल 565 देसी रियासतें थी। ज़्यादातर 565 देसी रियासतें भारत में मिलने के लिए तैयार थी, लेकिन 4 देसी रियासतों को भारत में विलय कराने में भारत सरकार को कठिनाई आई। उनमें थी हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इनको विलय कराने में भारत सरकार को कठिनाई आई थी। इसके अलावा भारत का बंटवारा जिस तरीके से हुआ था उससे भारत के जो अलग अलग क्षेत्र थे उनका सीमांकन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा उठ गया था कि उनका सीमांकन कैसे करें हम, जो अलग अलग क्षेत्र भारत के हैं। सीमांकन मतलब किस तरह से उनकी बाउंड्री, एक सीमा निर्धारित करें। तो इस मुद्दे की वजह से भारत की क्षेत्रीय अखंडता और एकता पर भी प्रश्न उठ रहे थे। यदि भारत के अलग अलग क्षेत्रों का सीमांकन अच्छी तरीके से नहीं होगा तो अवश्य ही ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और एकता को खंडित कर सकती थी। उसके अलावा भारत सरकार के रवैये की बात करें तो भारत सरकार जानती थी कि इतना आसान नहीं है देसी रियासतों का विलय करवाना, इसलिए भारत सरकार का रवैया जो था वो लचीला था, एकदम स्ट्रिक्ट रवैया नहीं अपनाया सरकार ने। और इसलिए भारत सरकार ने कुछ जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को स्वायत्तता देने की भी क्या करी, रणनीति अपनाई। स्वायत्तता एक तरीके से ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र को ज़्यादा क्या देना, छूट प्रदान करना, जैसे जम्मू कश्मीर को दी गई थी। तो इसका आंसर होगा 4th, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। असत्य की बात कर रहे हैं तो चारों कथन सही हैं।
बोध चंद्र सिंह किस देशी रियासत के राजा थे? तो बोध चंद्र सिंह किस देशी रियासत के राजा थे? मणिपुर के राजा थे। भारत सरकार ने मणिपुर का विलय महाराजा पर दबाव डाल के किया था। और मणिपुर की बात करें तो जून 1948 में यहाँ पर पहली बार भारत सरकार का भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे? वो था मणिपुर, जून 1948 में हुए थे। बात करें इसमें हैदराबाद की, तो हैदराबाद का विलय तो भारत में सैन्य कार्यवाही करके किया गया। सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था। सितंबर 1948 की बात थी, सितंबर 1948 की बात थी। ओके, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। और निजाम के अर्ध सैनिक बल को, निजाम के अर्ध सैनिक बल को रजाकार कहा जाता था। ये बहुत अत्याचारी होते थे, याद रखना। निजाम के अर्ध सैनिक बल को रजाकार कहा जाता था। और इसी हैदराबाद देशी रियासत में ही तेलंगाना इलाके में विद्रोह भी हुआ था। विशाल आंध्र आंदोलन क्या था? विशाल आंध्र आंदोलन क्या था? तो इसका ऑप्शन 2 सही है। आंध्र प्रदेश नाम से पृथक राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन। तो इसके डिटेल में इसको समझते हैं। मद्रास एक भारत का प्रांत जहाँ पर तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे। अलग राज्य की मांग किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। यह आंदोलन बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गया जब पोट्टी श्रीरामल्लू ने पोट्टी श्रीरामल्लू की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद इस आंदोलन ने उग्र रास्ता अपनाया था एंड भारत सरकार ने मजबूरन फिर वहाँ पर दबाव बनाकर दिसंबर 1952 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश के निर्माण की घोषणा कर दी, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा है? भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? तो भाषा के आधार पर पहली बार जो राज्य बना था भारत में वो था आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी बनाया था, जिसको लेकर हम आगे पढ़ेंगे। 1972 में निम्नलिखित में से किसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया? 1972 में किसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया? नागालैंड को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में। तो 1972 में 3 राज्यों को 3 केंद्र शासित प्रदेशों को या 3 इलाकों को राज्य का दर्जा दिया गया। तो इनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं MMT। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। क्यों बनाया गया? क्योंकि मैंने कहा था कि विभाजन की पृष्ठभूमि में भारत सरकार के सामने क्या चुनौती थी कि राज्यों का सीमांकन कैसे किया जाए। तो राज्यों की जो बाउंड्री है वो निर्धारित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत सरकार के लिए, इसीलिए ये काम इसको सौंपा गया। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया। इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में इसने कहा कि राज्यों की सीमाओं का जो निर्धारण किया जाएगा वो वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाएगा। भाषा डिसाइड करेगी किसी राज्य की सीमा कहाँ तक होगी, भाषा डिसाइड करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बच्चों आगे ध्यान देना, इस रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसी अधिनियम के आधार पर ही 14 राज्यों की स्थापना हुई और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की भी स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य पूछा तो सभी सही हैं, तो डी इसका आंसर सही होगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने में निम्नलिखित में से कौन सी चिंताएं शामिल थी? अब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात तो राज्य पुनर्गठन आयोग कर चुका था और सरकार ने मान भी लिया था, लेकिन चिंताएं क्या थी? अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आँच आएगी। जी हाँ, देश की एकता इससे खंडित हो सकती थी। देश की एकता क्या हो सकती थी?
खंडित हो सकती थी। नई भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना भी पैदा हो सकती थी। अलगाववाद मतलब एक तरीके से हो सकता है कि जो नए राज्य आपने बनाए उसमें से भी कुछ अलग राज्य की मांग उठ सके। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता थी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है नई भाषाई राज्यों से नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा। भारत अभी नया हाल ही में आज़ाद हुआ था और ऐसे में ये फिर से नए नए राज्यों की मांग उठ रही थी, तो ये भारत पर एक तरीके से प्रेशर डाला जा रहा था, भारत पर दबाव उसका बढ़ रहा था। तो तीनों इसके आंसर सही हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि फोर्थ आंसर इसका सही होगा। और हमारी किताब में ये केवल तीन ही चिंताएं दी गई हैं। ध्यान देना बच्चों, हमारी बुक में ये 3 चिंताएं हैं, तो इनको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्य को इंगित करता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्य को इंगित करता है, इंगित मतलब दर्शाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य जो है वो ऑप्शन 2 इसका सही होगा, एकता और आत्मनिर्णय के साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य केवल ब्रिटिश राष्ट्र से मुक्ति पाना नहीं था, ध्यान देना, और ना ही इसका लक्ष्य जो था वो एकता और आत्मनिर्णय को हासिल करना था। मात्र एकता और आत्मनिर्णय को हासिल करना नहीं था, बल्कि साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता भी अख्तियार करना था। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर हम बात करें राज्यों के पुनर्गठन को भाषा के आधार पर निर्धारित करना, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना, तो इससे एक फ़ायदा हो सकता था कि भारत ज़्यादा लोकतांत्रिक बन जाता, भारत का सिस्टम और ज़्यादा लोकतांत्रिक होता, या भारत और लोकतांत्रिक होता। ये एक पॉजिटिव बात थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। बढ़ते हैं आगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? ऑप्शन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। सुभाष चंद्र बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो कहीं से मतलब नहीं बनता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। देसी रियासतों के विलय कराने में, देसी रियासतों का विलय कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी हैं। ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, उस बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। बात करें पीसी महालनोबिस की, तो पीसी महालनोबिस जो दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे पीसी महालनोबिस। सी राजगोपालाचारी, याद रखना, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। मिलान कीजिए में है सम्मेलन और वर्ष। एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो हुआ था वो 1947 में हुआ था, मार्च के महीने में। एशियाई संबंध सम्मेलन जो हुआ था वो 1947 में हुआ था, मार्च के महीने में। एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ था, और नैम का पहला सम्मेलन हुआ था 1949 में, नहीं 1961 में हुआ था नैम का पहला सम्मेलन। जबकि इंडोनेशिया के समर्थन में भारत सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था वो किया था 1949 में। फिर से ध्यान देना बच्चों, एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ था 1947 में, मार्च के महीने में। एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में, जिसको बांडुंग सम्मेलन भी कहते हैं। और नैम का पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, और इंडोनेशिया के समर्थन में जो सम्मेलन चलाया गया था वो चलाया गया था 1949 में भारत सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर देख लेना क्या होगा। क का 2 बताया था ना मैंने, हाँ, क का 2, ख का 3 एंड ग का नैम का पहला सम्मेलन, ग का 4th। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। मैंने इसको आसानी से याद करवाया था बच्चों आपको। 29 अप्रैल को कैसे याद करना है? देखो, भारत को पता होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये जो पंचशील समझौता हुआ था ये भारत और चीन के बीच हुआ था, और इस पंचशील समझौते के बाद 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ था, और युद्ध की शुरुआत करी थी चाइना ने। तो ये समझौता जो हुआ था ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को लेकर था, कि हम शांति से रहेंगे,
एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत थे। कितने सिद्धांत थे? 5। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इतना बढ़िया समझौता था, फिर भी चाइना भारत पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। तो एक तरीके से हम इसको ऐसे याद करेंगे कि चाइना ने हमें क्या बना दिया? अप्रैल फूल बना दिया। तो इसलिए हमें अप्रैल महीना तो ऐसे ही याद हो जाता है। और इस समझौते की, अगर हम पंचशील समझौते की बात करें, चाइना इस पंचशील समझौते से 9-2-11 हो गया। क्या हो गया? 9-2-11 हो गया। ये एक मुहावरा है, 9-2-11 हो गया। उसने ये समझौता माना नहीं। और ये तो आपको याद होना चाहिए कि सन कब का है? 1954 में। ऐसा कब हुआ था? 1954 में हुआ था। तो इसको इजीली याद कर सकते हो, 5, 4, 9 ऐसे करके याद कर सकते हो जैसे भी। तो अब तो खैर आसानी से याद हो जाएगा। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद कब सामने आया? भारत का चीन के साथ जो सीमा विवाद सामने आया था वो 1960 में आया था, 1960 में आया था। 1960 में हुआ क्या था? एक्चुअली भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख माओ से तुंग के बीच जो वार्ता चली थी वो निष्फल साबित हो गई थी। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद आया था वो 1960 में आया था। 50 एक अलग मुद्दा है, 52 में अलग, 56 में अलग कहानियाँ हैं। 50 में आपको पता होना चाहिए कि 50 में क्या हुआ था? 50 में क्या हुआ था? चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था 50 में। ध्यान देना, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? 1950 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रांत का नाम पहले नेफा था? अरुणाचल प्रदेश का नाम पहले नेफा था। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1962 के चीनी आक्रमण के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 1962 के चीनी आक्रमण के समय भारत के रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन। याद रखना बच्चों, अक्टूबर 1962 की बात थी। चाइना ने भारत के 2 इलाकों पर अटैक कर दिया, लद्दाख पर, लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर का इलाका है, और नेफा जिसे मैंने अभी बताया था अरुणाचल प्रदेश पर। इन 2 इलाकों पर उसने अटैक कर दिया हमारी बुक के अनुसार, ध्यान देना। भारत को फिर इसका जवाब देना पड़ा, लेकिन भारत इस युद्ध में हार पड़ा। और इस हार की वजह से भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनकी छवि तो धूमिल हुई ही, भारत सरकार की भी छवि धूमिल हुई, भारत की भी छवि धूमिल हुई थी। तो भारत के जो उसमें रक्षा मंत्री थे जब वीके कृष्ण मेनन, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया था। उसके अलावा और भी चीनी आक्रमण के प्रभाव भारत में नजर आए, जिसको मैं अगले वाले क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। 1964 में भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी विभाजन का शिकार हुई थी? तो ये जो भारत चाइना युद्ध हुआ था, इंडिया चाइना युद्ध, तो उसमें क्या हुआ था? भारत की पार्टी का नाम था CPI, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाकपा, शॉर्ट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें विभाजन हुआ 1964 में। 1964 में इसमें विभाजन हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। वजह क्या थी? इसके 2 धड़े हो गए। एक धड़ा जो था वो सोवियत संघ के साथ था, और दूसरा जो धड़ा था इसका वो चाइना के साथ था। किसके साथ था? चाइना के साथ। तो जो धड़ा, जो ग्रुप चीन के साथ था, उसने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान देना बच्चों, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM बनाई थी, जो चाइना के समर्थन में थी। प्रश्न ये कह रहा है कि 1964 में भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी विभाजन का शिकार हुई? वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में हुआ था। ये बाकी सन क्यों दिए हैं मैंने? इसमें क्या हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था, और 71 में भी बांग्लादेश युद्ध हुआ था। बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। मिलान कीजिए। ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता की अगर हम बात करें तो ताशकंद समझौता जो 1965 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद हुआ था, यानी कि 66 में हुआ था। अरब इजराइल युद्ध जो हुआ था 1973 में हुआ था। अरब इजराइल युद्ध मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था आपको, 1973 नहीं है लेकिन है हमारी बुक में, ध्यान देना बच्चों। अरब इजराइल युद्ध हुआ था 1973 में, और इसकी वजह से क्या हो गया था? ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे। ऑयल प्राइसेस क्या हो गए थे? इस युद्ध की वजह से बढ़ गए थे। चीन का परमाणु परीक्षण कब हुआ? चीन ने जो परमाणु परीक्षण किया था वो 1964 में किया था, और भारत का जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1998 में मई के महीने में हुआ था, पोखरण में। इससे पहले भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, मई के महीने में ही, पोखरण में।
बड़े आगे ऑप्शन आप देख लेना। भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किए? भारत ने सोवियत संघ के साथ जो संधि करी थी वो करी थी 1971 में। आपको पता होना चाहिए, मैंने भी बताया था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में क्या हुआ कि अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान के बीच दूरी बन रही थी भारत के खिलाफ। तो देन भारत सरकार ने क्या किया, सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1971 में। भारत ने किस देश के इस मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी? किस देश को? किस देश के मुक्ति संग्राम को? ध्यान देना, मुक्ति संग्राम को भारत ने समर्थन दिया था बांग्लादेश। हुआ क्या था 1970 में पाकिस्तान में चुनाव होते हैं और उसमें पाकिस्तान दो भागों बटा था, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान से अवामी लीग एक पार्टी थी, अवामी लीग के नेता थे, अवामी लीग का नाम याद रखना, अवामी लीग के नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ पर भारी बहुमत मिला था और लेकिन वहाँ की सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर दिया। इससे जनता नाराज़ हुई और जनता ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, वो सड़कों पर उतरे। बदले में सरकार ने भी सेना उतारी और हिंसा का तांडव मचा था। और इसी हिंसा के तांडव में 80 लाख शरणार्थी भारत में आए थे। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ और फिलहाल अभी यही काफ़ी है। 80 लाख शरणार्थी भारत में आए थे और देन वहाँ के लोगों ने फिर मुक्ति संग्राम चलाया गया। और ये मुक्ति संग्राम का मतलब यही है कि आज़ादी की मांग, और भारत ने इसे समर्थन दिया था। तो ये बांग्लादेश की बात हो रही है। भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को हराया और एक नया देश बांग्लादेश बना था। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। मिलान कीजिए, रक्षा उत्पाद विभाग। तो रक्षा उत्पाद विभाग जो हुआ था, तो क्या इसका आंसर होगा? तो रक्षा उत्पाद विभाग का आंसर होगा 1962 में, कौ का फर्स्ट आ जाएगा इसमें। रक्षा आपूर्ति विभाग 65 में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में चलाई गई थी। शिमला समझौता हुआ था 1972 को। ध्यान देना, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में चलाई गई थी। ध्यान देना, 1969 में पूछी जा सकती है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में चलाई गई थी। हालांकि इसका टाइम पीरियड पहले ही था, लेकिन 1966 से लेकर 1969 तक भारत में योजना अवकाश चलाया जाता है। भारत पर भारी आर्थिक संकट, उस समय भारत भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तो इसलिए 1966 से लेकर 1969 तक भारत ने कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई। इस बीच योजना अवकाश रहा, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई थी। शिमला समझौता मैंने भी आपको बताया था। और ये जो बाकी हैं रक्षा उत्पाद विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग, ये इंडिया चाइना युद्ध के बाद बनाए गए थे। अरब स्प्रिंग को लेकर कौन सा कथन असत्य है? अरब स्प्रिंग को लेकर कौन सा कथन असत्य है? तो अरब स्प्रिंग की हम बात करें तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस देश से शुरुआत हुई थी? ट्यूनीशिया से इसकी शुरुआत हुई थी। ट्यूनीशिया कहाँ पर है? अफ्रीका का एक देश है ट्यूनीशिया। अगर हम अफ्रीकन के जो नॉर्थ अफ्रीकन इलाके देखें, कंट्री देखें, तो उस समय वहाँ पर तानाशाही सरकारें थी, तो उनके खिलाफ ये क्रांतियाँ शुरू हुई थी एक के बाद एक अलग अलग देशों में। तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ट्यूनीशिया में भी हुई थी। उसके अलावा मोरक्को में हुई थी, सब पड़ोसी देश हैं। सीरिया, लीबिया, मिस्र में भी हुई थी एंड बहरीन में भी हुई थी। अरब स्प्रिंग का प्रभाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। यदि आप इसको और भी गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा एक वीडियो बनाई गई है अरब स्प्रिंग को लेकर, तो उसे आप देख सकते हैं। उस मैप से भी मैंने समझाया है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अरब स्प्रिंग कहाँ तक फैला हुआ था या कहाँ तक इसका प्रभाव क्षेत्र नहीं था। उस मैप के द्वारा आप इसको समझ सकते हो। यहाँ से भी समझ सकते हो कि बहरीन तक भी अरब स्प्रिंग का प्रभाव पड़ा। बहरीन कहाँ पर है? ये अरब प्रायद्वीप का एक देश है। ध्यान देना, अरब तक भी अरब स्प्रिंग का प्रभाव देखने को मिलता है। बात करें लीबिया की, तो लीबिया का तानाशाही था गद्दाफ़ी। ये गद्दाफ़ी का नाम याद रखना। ये कहाँ का था? लीबिया का था। मिस्र में कौन था? होस्नी मुबारक की सरकार थी उस समय। थर्ड ऑप्शन कह रहा अरब स्प्रिंग की मुख्य वजह क्या थी? अरब स्प्रिंग की मुख्य वजह थी आम जनता की वहाँ की सरकारों से असंतोष एवं आर्थिक असमानता थी। बिल्कुल सही है। अरब स्प्रिंग का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। जी नहीं,
तो इसका असत्य पूछा है, तो फोर्थ इसका आंसर सही हो जाएगा। अरब स्प्रिंग का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा हमारी बुक के अनुसार। नीति आयोग को लेकर कौन सा कथन असत्य है? नीति आयोग को लेकर कौन सा कथन असत्य है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। ये तो वर्ड आपको याद करना ही है। थिंक टैंक है का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सदस्य हैं उनका काम जो है भारत सरकार को इनपुट देना है। इनपुट मतलब विचार देना है, आइडियाज़ देने हैं कि कैसी योजनाएं बनाए सरकार, योजनाएं बनाने में, प्रोग्राम बनाने में, तो इसलिए इसको थिंक टैंक कहा जा रहा है। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है? जी नहीं, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था कौन सी होती है? जो संविधान द्वारा बनाई जाए। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग है क्या? नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है। ध्यान देना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है नीति आयोग। कैसे बनाई गई थी ये मंत्रिमंडल के द्वारा बनाई गई थी। केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धनराशि का हस्तांतरण नीति आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है। वैसे ऑप्शन को देखें तो लग रहा है एकदम गलत, लेकिन सही है, नहीं है लिखा है। नीति आयोग का कार्यक्षेत्र ये नहीं है कि वो केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को जो धनराशि हस्तांतरित की जाए वो भी बताए। ये काम किसका होता है? वित्त आयोग का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। अच्छा, नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। अभी पहले जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे और इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत थे। सीईओ के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो पूछा जा सकता है। अमिताभ कांत थे, अमिताभ भी पढ़ सकते हैं इसको, कांत, ये सीईओ हैं और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये किसके बदले में इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की? योजना आयोग के बदले में। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के बारे में कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। तो सीआईएस जो बना था वो कब बना था? ये पहले फोर्थ ऑप्शन में देखें। सीआईएस की स्थापना हुई थी दिसंबर 1991 में। बिल्कुल सही है, दिसंबर 1991 में हुई थी। रूस, बेलारूस, ध्यान देना, रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने इसकी स्थापना करी थी। ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। रूस, बेलारूस और यूक्रेन ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। कब करी थी? दिसंबर 1991 में। और सीआईएस के मेंबर कितने हैं? सीआईएस के जो मेंबर हैं अभी 12 हैं और इसका मुख्यालय जो है मिन्स्क, बेलारूस में स्थित है। सीआईएस का कार्य क्या होता है? अपनी अर्थव्यवस्थाओं, विदेशी संबंधों, रक्षा, आव्रजन नीतियों, पर्यावरण संरक्षण और कानून प्रवर्तन के संबंध में अपने सदस्यों की नीतियों का समन्वय करना है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन असत्य है पूछा है इसमें? सभी ऑप्शन इसके सही हैं, यानी कि इसका आंसर होगा डी, कोई भी गलत नहीं है इसमें। राष्ट्रीय विकास परिषद को लेकर कौन सा कथन सत्य है? एनडीसी की बात हो रही है। तो एनडीसी की अध्यक्षता पीएम करते हैं। एनडीसी की अध्यक्षता पीएम करते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। योजना के समर्थन में राष्ट्र के प्रयास और संसाधनों को मजबूत करना और जुटाना एनडीसी का प्रमुख उद्देश्य है। एनडीसी के और भी उद्देश्य हैं, जिनमें से एक उद्देश्य ये भी है कि जो योजनाएं बनाई जाएंगी उसमें जो तमाम सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो संसाधन हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करे और उनको जुटाए। बात करें एनडीसी के बारे में तो इसके जहाँ तक क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे और इसके जो मेंबर होते हैं नीति आयोग के सदस्य भी एनडीसी के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अच्छा, भारत में जो योजना निर्माण का कार्य है, भारत में जो योजना निर्माण का कार्य है 1950 में ये योजना आयोग को दिया गया था। बाद में योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया 2014 में, 2014 में, एंड जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाया गया था। लेकिन एनडीसी बहुत पहले से चल रहा है। कब से चल रहा है? अभी देखा था हमने, 6 अगस्त 1952 से इसकी ये संस्था अभी भी कार्य कर रही है। और एनडीसी भी याद रखना बिल्कुल, ये जो एनडीसी है ये भी भारत में योजना निर्माण की एक संस्था है। भारत इजराइल संबंधों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है पूछा है। देखो, रिलेशन की बात करें भारत के तो अमेरिका और रसिया और चाइना, तो बाकी जो देश हैं इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया इजराइल का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक, सैन्य और सामरिक संबंध हैं। बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड एक तरीके से सामरिक भी रिलेशन यहाँ पर हैं इंडिया और इजराइल के बीच में।
इकोनॉमी की हिस्ट्री से, इकोनॉमी के लहजे से देखें, व्यापक शब्द है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में संबंध इनके बहुत अच्छे हैं तीनों क्षेत्रों में, ध्यान देना, आर्थिक, सैन्य और सामरिक क्षेत्रों में। तो इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक रिलेशन इनके बहुत अच्छे हैं। सेकंड है, भारत इजराइल के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत इजराइल के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, जी हाँ बिल्कुल है। और रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है, जी हाँ। भारत जो हथियार सप्लाई करता है या आयात करता है वो सबसे ज़्यादा रूस से करता है, उसके बाद इजराइल से करता है। ऑप्शन 3 है, 1992 में 1992 में इजराइल और भारत के बीच राजनयिक संबंध पूरी तरह से स्थापित हो गए थे, बिल्कुल सही है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने 2017 में 2017 में इजराइल की यात्रा करी थी, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के पहले पीएम थे वो जो इजराइल की यात्रा पर गए थे। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कौन सा कथन असत्य है? तो चारों बातें सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी। मिलान कीजिए है, खंड फर्स्ट में है, खंड सेकंड में वर्ष की बात हो रही। खंड फर्स्ट में बर्लिन संकट, तो बर्लिन संकट बिल्कुल सीधी सी बात है 1958-62 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में, और आईएलओ की स्थापना हुई थी 1919 में, और नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। बहुत आसान था। बर्लिन संकट पूछा गया है, जर्मनी का एकीकरण भी पूछा गया है। जर्मनी के एकीकरण में के बारे में आपको पता होगा, बर्लिन की जो दीवार थी वो कब बनाई गई और कब गिराई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। कब बनाई गई थी? 1961 में, और कब गिराई गई? 1989 में। हालांकि इसका दिन भी इम्पोर्टेंट है, 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर आप दे सकते हो। चलो कमेंट पर इसका आंसर ज़रूर देना, कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़ देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बना रखा है। वाशिंगटन अमेरिका है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, हेग नीदरलैंड, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। फिर भी आप देखना, कमेंट करें, क्योंकि हेग में क्या है बच्चों? हेग में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है? मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है। आपको पता होगा कि यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 ऑर्गन हैं, जिनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं, जो कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 9 साल के लिए चुने जाते हैं। तो उसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है। यूएनओ के जो बाकी 5 मेंबर हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सुरक्षा परिषद, आम सभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसकी सदस्य संख्या 54 है, जो 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आम सभा, जिसके सदस्य 193 हैं। सुरक्षा परिषद, जिसके मेंबर कितने हैं? 15 हैं। और बात करते हैं सचिवालय की, तो सचिवालय का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? महासचिव होता है। और लास्ट में आ जाएगा न्यासिता परिषद, जो स्थगित की जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1944 को। एक और इसके साथ क्वेश्चन बनता है, विश्व बैंक, तो वर्ल्ड बैंक भी आप ध्यान देना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों बैंकों की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो ये हुए 60 प्रश्न। अच्छी तरह से रिवाइज करना, इनको 1-2 बार पढ़ लेना, एक बार और देख लेना। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। सीबीएसई यहाँ से प्रश्न जरूर बनाएगी। मैंने ज़्यादा लेंथी प्रश्न इसलिए बना रखे हैं ताकि जो सिलेबस है हमारा वो कवर किया जा सके 60 प्रश्नों में। ज़रूर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।